we were discussing about business combination. What is the meaning of business combination? Who is going to tell me about it? क्या होता है business combination? Online class and offline class. What is the meaning of business combination? Business combination is defined transaction of other event in which acquire and invest in people and obtain control on other business. Very good. मैम इसका मतलब जो बिजनेस है उसमें दो बिजनेस, दो इंडस्ट्री को कंबाइन करने, एक जैसे ऑफर में आप बताई थी एग्जांपल में कि जिसका नहीं चल रहा है और जिसका ज्यादा प्राइस है उसको कंबाइन करके और जिस बिजनेस को चलाते हैं उसको बोलते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन. ठीक है, गुड. नेक्स्ट बताओ. बिजनेस कॉम्बिनेशन इज डिफाइंड एज अ ट्रांजैक्शन और अदर इवेंट इन व्हिच एक्वायर्स ऑब्टेन्स अ कंट्रोल ऑफ अनदर. वेरी गुड. बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या प्रोसेस है? यहाँ पर दो बिजनेस या तीन बिजनेस आपस में कंबाइन होती हैं. और कंबाइन क्यों होती है उसका सबसे बड़ा रीजन है या तो एक बिजनेस काफी छोटा है, ठीक है, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है. दूसरा बिजनेस जो है दैट इज अ जायंट. तो ऐसे सिचुएशन में वो छोटे बिजनेस को या तो एक्वायर कर लेगी या तो उसके साथ जॉइंट वेंचर में काम करेगी या तो उसको अपने ही कंपनी में मर्ज कर लेती है. ठीक है, तो दिस इज नोन एज बिजनेस कॉम्बिनेशन. Why business combinations are used in our country or in any country? business combination को use करने का या फिर business combination का क्या फायदा है, क्या benefit है? तो इसके 13 मेन कॉज है. मतलब why business combination is there? There are 13 cause for that. Right, one by one. पहला रीजन क्या है बिजनेस कॉम्बिनेशन का? कोई ना कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन का केस स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. प्रत्येक मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट ही कॉम्बिनेशन होगा. समटाइम इट इज ओनली फॉर द टेम्पररी बेसिस, समटाइम इट इज बेस्ड ऑन द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट. once that will be over then definitely they are going to split. so business combination का पर्पस क्या है और क्यों उसकी जरूरत पड़ती है? तो उसका पहला रीजन है, फर्स्ट रीजन लिखिए. फर्स्ट रीजन एलिमिनेशन ऑफ कट थ्रोट. वेरी गुड. लेकिन वोडाफोन आइडिया भी अब खासकर इंडिया में अब बहुत ही बुरा पोजीशन पर है. तो ऐसे कंपनी के बारे में बात करने से भी कोई फंक्शन अगर हो रहा है तो पूरा पार्ट बिजनेस का कंबाइन हो रहा है. हो सकता है कि सिर्फ मान लो कि ऑटोमोबाइल की कंपनी है, ठीक है, तो बेसिकली कार के कुछ मॉडल्स के लिए उन्होंने कंबाइन कर लिया हो दूसरे बिजनेस के साथ. सो इन शॉर्ट कॉम्बिनेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मर्जिंग, कॉम्बिनेशन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्विजिशन, that can be in the form of joint venture, as well as that in that case also some part of the business are combined with the other type of business. ठीक है, condition will be applied in this. ठीक है, तो पहला cause क्या होगा बेसिकली आपके बिजनेस कॉम्बिनेशन का? that is elimination of cut throat competition. ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड अगर हम बात करें तो अब हमारा क्या हो गया? इकोनॉमी इंटीग्रेटेड. क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. In India, we are able to get so many product which is made outside India. True, because of the globalization, because of the trading, because of the export. So in short, we can say that competitions are increased in economy. True. अब ऐसे सिचुएशन में कंपटीशन इतना यहाँ गला काट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन है, जहां सारी बिजनेसेस क्या क्या चीजें बना रही हैं वो दूसरे बिजनेस सिमिलर बना रहा है. ठीक है, अगर एक कंपनी जैसे जॉकी ने मास्क बनाना शुरू किया तो तुरंत से दूसरा वाइल्ड क्राफ्ट भी बनाना शुरू कर देगा. तो लाइक कंपटीशन इतना डिफिकल्ट है कि सेम टाइप के प्रोडक्ट लाइन में अगर एक कंपनी कोई भी चेंज लेकर आ रहा है दूसरा कंपनी तुरंत लेकर आ रहा है. ट्रू. अब ऐसे सिचुएशन में आपका कंपटीशन इतना हाई है तो अगर आप मर्ज हो जाते हो या तो फिर दो कंपनीज मिल जाती हैं तो वो क्या बन जाएंगी? पावरफुल हो जाएंगी. ट्रू. अब कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से आपका वेस्टफुल एडवर्टीजमेंट होता है. आप एडवर्टीजमेंट करे जा रहे हो बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिट. आप वेस्ट कर रहे हो, फाइनेंस वेस्ट हो रहा है, आपका रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको नहीं पता, मार्केट में सस्टेन करने का पोजीशन नहीं है आपका. तो ऐसे सिचुएशन में इफ यू विल मर्ज विद अ जायंट or with a branded company, definitely it is going to work in the future, right? So in short, we can say for increasing the ultimate profit or for increasing the margin of industrialist and for declining or decreasing the wasteful advertising, we can use this concept business combination. ठीक है, तो ये आपका पहला रीजन हुआ एलिमिनेशन ऑफ कट थ्रोट कंपटीशन. किसी को भी कोई डाउट है इसमें? ऑनलाइन क्लास एंड ऑफलाइन क्लास. चलिए, कट थ्रोट कंपटीशन.
सेकेंड पॉइंट लिखिए इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अच्छा, आप लोग को तो पता ही है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन हाई होता जाएगा उतनी जल्दी हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच करेंगे, है ना। यानी कि एक बार हमने प्रोडक्शन एक्सट्रीमली हाई कर दिया, हम स्पेशलिस्ट बन गए, टाइम हमें कम लगने लगा, प्रोडक्शन हाई हो गया, मार्जिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट में बढ़ेगा, कॉस्ट अपने आप क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये सिचुएशन तब आएगा जब आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। अगर आपकी कोई छोटी मोटी कंपनी है या छोटे मोटी इंडस्ट्री आप चला रहे हो तो ऑब्वियसली आपका प्रोडक्शन उतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि आप स्मॉल स्केल में चला रहे हो, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन कर रहे हो, आसपास के एरिया को कवर कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन में आप कभी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच ही नहीं कर पाओगे। लेकिन वंस यू विल अटैच विद अ जायंट और बिग कंपनी और एनी अदर कंपनी, यू बोथ विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हो और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो सकता है कि उन दोनों का कुछ इनोवेशन करके कुछ नया प्रोडक्ट आप डेवलप कर पाओ। उसके बाद उसका एक्सट्रीम प्रोडक्शन स्टार्ट हो। जब एक्सट्रीम प्रोडक्शन होना शुरू होगा बिकॉज ऑफ द एमलगमेशन और बिकॉज ऑफ द मर्जिंग, तो डेफिनेटली द स्केल ऑफ ऑपरेशन विल बी इंक्रीज और इट विल बिकम लार्जर, एंड डेफिनेटली यू विल स्टार्ट सेविंग द ओवरहेड चार्जेस एंड द लैक ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल, या फिर जो प्राइस आपका हाई था वो आप अपने आप ही कम कर दोगे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है बिजनेस कॉम्बिनेशन का, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन। हाँ बोलो मैम, कोई ऐसा इंडस्ट्री है कि नहीं जो मतलब जिसका एरिया लार्ज नहीं है, प्रोडक्शन ज्यादा नहीं है और मैक्सिमम प्रॉफिट? हाँ, है ना आपका। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ। थर्ड पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरिफ? टैरिफ क्या होता है? किसी कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैरिफ? TARRIF। टैरिफ बताए क्या होता है, बताती हूँ। जैसे कि ना टैरिफ जो वर्ड है दैट इज मोस्टली यूज फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ठीक है, जैसे हम इंडिया से बाहर कोई सामान बेचते हैं दूसरे कंट्री में, तो दूसरे कंट्री के लिए तो वो इंपोर्ट है, लेकिन इंडिया के लिए एक्सपोर्ट है। अब वो वहां जा रहा है तो वहां से भाई उसकी लोकल का जो वहां की कंट्री है वो टैक्स ले दिया। अब इंडिया में कोई सामान मंगवा रहे हैं तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, इंपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ लग जाता है, टैक्स लग जाता है। क्यों लगाया जाता है टैरिफ, उसका रीजन बताती हूँ। अर्लियर व्हाट हैपेंड ना, व्हेन हम, ये थोड़ी सी स्टोरी है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कि आपका जब इंडिपेंडेंस मिला इंडिया को, तो उस समय इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत वर्स था। मेजर ऑफ इंडिया का जो पार्ट था वो रूरल एरियाज में था। ठीक है, जब मेजर ऑफ रूरल एरियाज में था, अर्बनाइजेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। सर्विसेज जो थी IAS वाली सर्विस तो थी बट बहुत ही लिमिटेड सर्विस। बैंक्स में भी कोऑपरेटिव बैंक्स वर देयर। ठीक है, प्रेसिडेंसी और जो SBI ये सब कुछ भी नहीं था। 1970s का ये बैंक है। तो सिचुएशन ये था कि इतना वर्स इंडिया का इकोनॉमी था कि इंडिया को अपने आप को सपोर्ट करने की पूरी जरूरत थी। तो इंडिया में जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, उन्होंने सोचा कि जब हम इंपोर्ट कम कर देंगे, यानी कि वैसे बस प्रोडक्ट जो इसेंशियल्स हैं उनको छोड़कर अगर हम इंपोर्ट बंद करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ का डोमेस्टिक जो वर्कर है, डोमेस्टिक जो यहाँ का काम है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो बेटर होगा। सो उस समय ना टैक्सेस वगैरह लागू करती है कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं ना डिस्करेजमेंट करना इंपोर्ट का, कि इंपोर्ट कम करें और हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। खैर 1965 के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन ने तो एक्सपोर्ट इंक्रीज एक्सेसिव कर दिया था हम लोग का, लेकिन उससे पहले सिचुएशन तो वर्स ही चल रहा था ना। तो तब टैरिफ वाला कंसेप्ट आया। अभी ना जब से 1991 का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया, LPG आया, उसके बाद से आपका लिबरलाइजेशन आ गया, तो टैरिफ्स और टैक्सेस कम हो गए। ठीक है, तो ये टैरिफ वर्ड ज्यादातर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है ताकि हम इंपोर्ट को रोक सकें, अपने कंट्री में इंपोर्ट को कम करें और एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये टर्म है दैट इज इन इंटरनेशनल बिजनेस, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा मैनेज रहे। ठीक है, ताकि वो माइनस में ना जाए। माइनस में चला गया तो इसका मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। तो ये सारी कुछ टर्म्स हैं, उसको छोड़िए, चलिए बट हम इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ की बात कर रहे हैं। या तो क्वांटिटिव लग जाएगा, यानी कुछ ही क्वांटिटी आप यहाँ इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हो, या तो टैक्स होते हैं जो मॉनेटरी फॉर्म में लगता है, जैसे आपके कस्टम ड्यूटी एंड ऑल, लेकिन आपका जो टैरिफ्स होता है उसमें आपके फाइनेंशियल एज वेल एज क्वांटिटिव टर्म्स में, या फिर लिमिट कर दिया जाता है कि सिर्फ यही गुड्स आएंगे,
तो ये सारे टैरिफ में ही बेसिकली आते हैं, टैरिफ और टैक्सेस को साथ लेते हैं। तो टैरिफ पॉलिसीज जो होता है वो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट होता है, ठीक है, यानी इंडिया का अलग होगा, यूएसए का अलग होगा, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दैट कॉम्बिनेशन मूवमेंट, टैरिफ इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द मदर ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, बाय इम्पोजिंग हाई टैरिफ ऑन इम्पोर्टेड गुड, खैर वही सारी चीजें जो मैं बता रही हूँ, imported goods, the government throughout the world offered the protection to home industries, ठीक है, and the protection offered by the state resulted in establishment of number of business unit। अब इसको ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लो कि इंडिया में अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो यहाँ एस्टैब्लिश्ड है, अब अगर एक यूएस में कंपनी और एक इंडिया में कंपनी है, यूएस की कंपनी से इंडिया की कंपनी को कुछ लेना देना नहीं है। अगर प्रोटेक्शन की बात आएगी तो इंडियन गवर्नमेंट अपने बेसिकली कंपनी को प्रोटेक्ट करेगी। अब यूएस वाले चाहते हैं कि भाई हम इनके साथ डील करें, इंडिया में हम डील करें, और प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज ऑफ द टैरिफ, बिकॉज ऑफ टैक्सेस, बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करेगी ना, अमेलगमेशन यूज करेगी, यानी कंपनी के साथ क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। जब कंपनी के साथ आप मर्ज हो जाओगे तो आप इंडिया में ही अपना बिजनेस शुरू कर दोगे, इंडिया में ही अपना बिजनेस करोगे। यही फायदा सेम इंडियन कंपनी को होगा यूएस के साथ मिलकर के, वहां के जो भी रूल्स पॉलिसीज होंगे वो उस पर भी लागू हो जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो टैरिफ है जो डिस्टेंस बढ़ा रहा है विद कंपनीज के बीच में, कंट्रीज के बीच में, ठीक है, तो बिजनेस कॉम्बिनेशन इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्योंकि अगर आप एक कंट्री में हो और दूसरे कंट्री वाले आपके साथ अमेलगमेशन करते हैं यानी मर्ज हो जाते हैं, तो अब आप उस कंट्री के लिए इकोनॉमिकली उतने ही इंपॉर्टेंट हो जितने डोमेस्टिक कंपनी इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। सो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो टैरिफ पॉलिसीज है अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग है। तो अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो वो सारी टैरिफ पॉलिसीज आपको अपनाना पड़ेगा, सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। लेकिन वंस यू विल स्टार्ट कंबाइनिंग विथ दैट पर्टिकुलर कंपनी, देन ऑब्वियसली दैट टैरिफ वाला सिचुएशन और टैरिफ बैरियर ना अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो इसीलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक रीजन ये भी है, इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ। टैरिफ की वजह से आपने क्या किया, आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन को अडॉप्ट कर लिया। क्लियर हो गई बात? ट्रांसपोर्टेशन चार्ज पे अगर आप जैसे ही शिपिंग हो रहा है, जैसे ही इंडिया में आप पहुंचे, जैसे ही डॉक के पास पहुंचे आपका डॉक पहुंचा, वैसे ही वहीं से आपका लगना शुरू हो जाता है। समझ में आई बात? मतलब जब उतरता है ना प्रोडक्ट आपका, बिल्कुल उसी समय से ही आपका चार्ज इंपोर्ट, और तभी उसको एंट्री मिलेगा आपके कंट्री में। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर होता है एक्सपोर्ट, और आप सारे प्रोडक्ट को भेज नहीं सकते हो ना, एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, लिमिटेड को कर सकते हो, भेज सकते हो। अब दो कंपनी मर्ज होती है तो वो इंडस्ट्रीज भी अपना एक जगह पे एस्टैब्लिश कर सकती हैं, यूएस में भी कर लिया, इंडिया में भी कर लिया, दोनों जगह से प्रोडक्शन कर रहे हैं, दोनों मार्केट को कवर कर रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन। ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर हो गए ये तीनों पॉइंट? एवरीवन, इन्फ्लुएंस ऑफ टैरिफ, इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन, ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो, अब क्या हुआ है, ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन का मतलब ये है कि अब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज बहुत ज्यादा क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तुम अगर आप लोग देखो तो आपका एरोप्लेन, ठीक है, शिप, आपका रोडवेज, वाटरवेज, बहुत तरीका है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे का ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एक नए ये जो नेक्स्ट कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन, वो यही कहता है बिकॉज ऑफ द, मतलब कॉज फॉर द कॉम्बिनेशन मूवमेंट वाज रिवॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन दोनों का डेवलपमेंट जो है दैट इज हेल्पफुल फॉर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। डेवलपमेंट हुआ जो ट्रांसपोर्ट का, जिसकी वजह से क्या एक्सेलरेट हुआ, ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल अंडरटेकिंग्स, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, लार्ज कंपनीज जो थी वो मर्ज होना शुरू हुई, ताकि वो आराम से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज को यूटिलाइज करते हुए प्रोडक्ट को एक कंट्री में आराम से क्या कर सके, पहुंचा सके। ठीक है, तो लार्ज अंडरटेकिंग्स बिगेन टू absorb the smaller units to cater the needs of the local market, और बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन दे स्टार्टेड, छोटे छोटे, जैसे मान लो
कि यहाँ पर बिहार में एक छोटा सा मान लो यहाँ जगह है, तो यहाँ पर एरिया में पहुंचाने के लिए कोई जाइंट के साथ अगर ये कंपनी मर्ज हो गई तो ये जाइंट इस एरिया तक भी ट्रांसपोर्टेशन से प्रोडक्ट को इजीली अवेलेबल करवा देगा। लेकिन ये लिमिटेड रहेगा। मैं ये भी बता दूं कि ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन और कम्युनिकेशन तो ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क आउटसाइड द कंट्री एज वेल, बट विद इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन द बिग कंपनीज आर स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द स्मॉल कंपनीज, ताकि वो स्मॉल कंपनीज को एब्जॉर्ब करते चले जाए। अगर मान लो 10 भी छोटी कंपनीज को एब्जॉर्ब कर लिया तो 10 वो कंपनीज जिस जिस एरियाज में प्रोडक्ट पहुंचाती होगी या प्रोडक्ट बना के प्रोवाइड कर रही होगी, वो सारे एरियाज उस जाइंट कंपनी के अंडर में आ गए ना। तो छोटे छोटे एरियाज को कवर करने का तरीका अच्छा है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। समझ में आया अभिनव? चलिए, कुरियर तो हाँ, कुरियर तो एक तरीके का दैट इज कि सामान आप एक जगह से पोस्ट कर रहे हो, वो तो आप छोटे मोटे पार्सल वगैरह जो आप भेजते हो। लेकिन जब आप गुड्स को बनाना चाहते हो, बनाते हो, जैसे मान लो ये जो बॉटल है, ठीक है, ये बिहार के कोई एरिया में बन रहा है, ठीक है, आप कोई बड़ी सी प्लास्टिक की कंपनी मान लो मिल्टन या सेलो ले लो, अगर उसने इस कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया तो अब उस जगह पे जहां पर ये बॉटल सेल हो रहा है वहां पर नाउ दे आर एबल टू सेल द मिल्टन एंड सेलो प्रोडक्ट्स। आई बात समझ में? क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट रिवॉल्यूशन, कम्युनिकेशन क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉल्यूशन। 13 पॉइंट है इसके टोटल। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर क्या है कि द ग्रोथ ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज को सिर्फ कंपनीज ही मानो। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है दैट इज द टर्म ऑफ द 1956 में जो कंपनीज हैं वो अपनी कंट्री के या दूसरे कंट्री के हों, वो कैसे चलते हैं? बिकॉज ऑफ द शेयर्स। प्राइवेट कंपनीज नहीं, पब्लिक कंपनीज तो शेयर्स के साथ चलती हैं। अगर पब्लिक कंपनी चाहे तो वो इजीली जो है वो मर्ज हो सकती है, छोटे कंपनी को एक्वायर कर सकती हैं अगर वो उसकी 51% शेयर को सब्सक्राइब कर ले या खरीद। तो अपने आप में कंपनी एक तरीके से खुद में एमलगमेशन है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे वर्क्स हैं, शेयर्स बाहर। बिल्कुल 50% से अगर अबव गया देन डेफिनेटली दैट कंपनी विल बिकम योर सब्सिडियरी कंपनी। नाउ दैट कंपनी विल वर्क अंडर यू, मतलब वो कंपनी आपके हिसाब से काम करना शुरू करेगी। ठीक है, कंट्रोलिंग पावर एंड मैनेजमेंट पावर विल बी ट्रांसफर्ड टू द पब्लिक लिमिटेड के साथ। प्राइवेट लिमिटेड के साथ ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन पब्लिक लिमिटेड के साथ ये ऑप्शन है। प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनीज होंगी वो मर्ज हो सकती है दूसरी कंपनीज के साथ, बट ज्यादातर प्राइवेट कंपनीज छोटी होती है, पब्लिक लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज बड़ी होती है, तो उनके पास ज्यादा ऑप्शन होता है छोटी कंपनीज के शेयर्स को एक्वायर करने का। और वो एक चीज और कर सकती है कि पब्लिक कंपनी है वो छोटी मोटी पब्लिक कंपनी की भी कर सकती है, और कई बार वो प्राइवेट कंपनी को भी एक्वायर कर लेती है बाय परचेजिंग, नॉट शेयर। हाँ, वो उसका इंटरनल शेयर्स तो होता ही है, उसका पूरा परचेज कर लेती है इंटरनली, उसके साथ हाँ डील हो जाता है, खत्म स्टोरी। तो ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉल्यूशन जो है दोनों कंपनी के पास इक्वल मैनेजमेंट होगा, लेकिन ऐसी कंपनीज बहुत कम एग्जिस्ट करती है जिनके पास 50-50% शेयर होता है। ठीक है, यानी कि अगर दो कंपनीज हैं और एक कंपनी का 50% शेयर है आपके पास, तो डेफिनेटली दूसरा कंपनी तो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाएगा। लेकिन दोनों कंपनी के पास अगर दोनों कंपनीज का 50-50% शेयर है, ए कंपनी है और बी कंपनी है, ए के पास बी का 50% है, बी के पास ए का 50% है, तो जॉइंट वेंचर है। ठीक है, वैसी कंपनीज। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ द मार्केट। कंट्रोल ऑफ द मार्केट, ठीक है, तो नॉर्मल सा है कि अगर कोई जायंट है या कोई बड़ी कंपनी है तो उसका मार्केट में कंट्रोल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। कई कंपनी के पास मोनोपोली राइट्स होते हैं, यानी वही कंपनी के हिसाब से मार्केट का सप्लाई डिमांड और प्राइस चेंज होता है। ठीक है, सप्लाई डिमांड तो नहीं, लेकिन हाँ ये जो आपके मार्केट फैक्टर्स हैं ये चेंज होता है, इन शॉर्ट वही। ठीक है, तो कंट्रोल ऑफ द मार्केट का कहने का मतलब है कि कॉम्बिनेशन मूवमेंट जो है ये मार्केट में कंट्रोल करने के लिए और रेगुलेट करने के लिए आउटपुट बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस गोल कुड बी अचीव्ड ओनली थ्रू द बिजनेस कॉम्बिनेशन इफ यू वांट टू कंट्रोल द मार्केट एंड इफ द कंपनी इज जायंट कंपनी एंड इफ यू वांट टू मर्ज विद दैट कंपनी, डेफिनेटली यू विल गेट द ऑप्शन ऑफ कंट्रोलिंग द मार्केट।
ठीक है। सो कंट्रोल ऑफ द मार्केट कैन बी पॉसिबल इफ योर कंपनी इज वेरी जायंट, यू हैव ह्यूज कैपिटल एंड आपकी कंपनी का एक मार्केट में डिमांड है, ब्रांड है, आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कंपनी हो, तभी आप मार्केट में कंट्रोल कर सकते हो। और छोटी कंपनी अगर इतनी बड़ी सपना देख रहा है तो ये पॉसिबल सिर्फ बिजनेस कॉम्बिनेशन से। क्लियर होगी बात? यहां तक सबको समझ में आया? चलिए, ऑनलाइन क्लास सबको क्लियर हो रहा है बेटा? एवरीवन? यस मैम। चलिए, यस मैम। हाँ, क्या बोला है? अगर ज्वाइंट वेंचर करते हो तो 50-50% होगा, लेकिन अल्टीमेटली यू विल वर्क विद दैट कंपनी, अदर कंपनी, ठीक है। और अगर आप कोई कंपनी, छोटी कंपनी को मर्ज कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, तो डेफिनेटली दैट छोटी वाली कंपनी इज गोइंग टू वर्क अंडर दैट बिग कंपनी। और वो बिग कंपनी का तो मार्केट में कंट्रोल है, तो आपको भी कंट्रोल मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ बिल्कुल, तो वो कंबाइन कर सकता है अपने आप को बड़े कंपनी के साथ, मर्ज कर सकता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन इज ट्रेड साइकिल्स। चल सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर छोटी कंपनीज को ना एक्वायर करना पसंद करती है बड़ी कंपनीज। हाँ, 50-50% is something where you have your own identity, but when you will merge with that big company, then the identity will be not yours. Now it will transfer to the giant or big company. Clear होगी बात ना? हीरो और होंडा बोथ वर अ रेप्यूटेड कंपनी। हीरो इंडिया के मार्केट को पूरा कवर कर रखा था, होंडा पूरे जापान के मार्केट को कवर कर रखा था। लेकिन जापान के मार्केट में पहुंचने का अच्छा तरीका क्या था? होंडा के साथ मिल जाना, और उसके लिए इंडिया में मार्केट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था हीरो के साथ मिल जाना, इसीलिए ज्वाइंट वेंचर हुआ, ठीक है। लेकिन उन लोगों की पॉलिसी। नेक्स्ट वन इज ट्रेड साइकिल्स। ट्रेड साइकिल, ठीक है। सो ऑलवेज देयर इज अ सम पीरियड दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन, बूम्स एंड डिप्रेशन। सुना होगा आप लोगों ने, एकदम से महंगाई बढ़ गया, एकदम से मंदी आ गया, है ना। सो टेंडेंसी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी टू फ्लक्चुएट। अब जैसे शेयर मार्केट एकदम से डाउन, वैसे गोल्ड का रेट एकदम से हाई, जैसे गोल्ड का रेट एकदम डाउन, जैसे शेयर मार्केट अप वैसे गोल्ड का रेट डाउन। तो ये फ्लक्चुएशन तो हम लोग भी देखते हैं नॉर्मली। सो टेंडेंसी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो हमेशा क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है रेगुलरली। कभी बूम पीरियड होता है, कभी डिप्रेशन पीरियड होता है। अभी जैसे कोविड के टाइम पे डिप्रेशन पीरियड काफी लॉन्ग टाइम तक रहा, ठीक है। इट गिव्स अ फिलिप टू द बिजनेस कॉम्बिनेशन। अगर ऐसे पीरियड है जब डिप्रेशन पीरियड है, तो बहुत सारी नए यूनिट्स मार्केट में एंटर नहीं करती हैं, क्योंकि जैसे कोविड था, तुम लोग को पता होगा कि लास्ट ईयर ना बहुत सारे नए नए बिजनेसेस शुरू हुए थे 2020 में, लेकिन सब के सब डूब गए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो थे उनके बिजनेस काफी हेवी लॉस में गया, है ना। तो ऐसे बात भी मान के चलो 80% बिजनेस डूबते ही डूबते हैं, बंद होते ही होते हैं। तो ऐसा जब सिचुएशन होता है, यानी कि पर्टिकुलरली जब डिप्रेशन पीरियड होता है, जब पता है कि मार्केट से हम प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं ज्यादा, तो ऐसे सिचुएशन में नए यूनिट्स या नए इंडस्ट्री मार्केट में नहीं आना चाहती है, ठीक है। और जो छोटी कंपनीज है, कई बार उनके लिए डिप्रेशन पीरियड में सरवाइव करना भी क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे चीज को देखते हुए क्या हो सकता है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन कैन बी गुड ऑप्शन to basically cope up from the depression period, ठीक है। During 1930, एक यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, during 1930 when the Great Depression occurred, मतलब 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया, the situation become very awkward and the industrialists began to adopt the technique of business combination। यानी इतना अजीब सा सिचुएशन आया 1930 में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड में। उस समय तो खैर बहुत ज्यादा बीमारी बहुत सारी चीजें आई थी 1920 के 30 के बीच में, ठीक है। उसके अलावा आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुआ था 1914 टू तब, तो मतलब बहुत, हाँ, तो ये सारी चीजें तो खैर चली रही थी। ग्रेट डिप्रेशन पीरियड का रीजन वॉर भी था कहीं ना कहीं, तो जिसकी वजह से बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो ये जो था ना टेक्निक, वो बहुत ज्यादा उस समय कंपनीज ने अडॉप्ट किया था, ठीक है ना। सो डिप्रेशन पीरियड से लड़ने के लिए जब नई कोई कंपनी एंटर नहीं हो रही है, एग्जिस्टिंग कंपनी सरवाइव नहीं कर पा रही हो, तो आप क्या कर सकते हो? उसको कंबाइन कर सकते हो बड़े कंपनी के साथ, ठीक है। सो ट्रेड साइकिल इज अ सिचुएशन वेयर देयर इज द टू फेजेस, डिप्रेशन एंड बूम पीरियड, ठीक है। बूम का मतलब है कि बिल्कुल आपका जब हाई प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल आपका मार्केट आपके फेवर में है जब, बिल्कुल, हाँ। लेकिन जैसे डिप्रेशन आया वैसे ही मंदी, यानी कि प्रोडक्ट का कंजप्शन क्या हो रहा है? नेसेसिटीज वाले का हाई है, लेकिन लग्जरियस का लो हो गया,
जैसे कोविड के टाइम पे आप लोगों ने सुना होगा कि ऑटोमोबाइल जो कंपनीज थी वो बहुत हेवी लॉस में गई थी, ठीक है, बहुत, लेकिन बीच में कुछ कंपनीज जो थी जैसे कि आपका टाटा की कंपनी थी, उन लोगों ने फिर भी प्रॉफिट कर लिया था, लेकिन बीच में काफी एक्सेसिव लॉस में चली गई थी। तो उस समय ये क्यों हुआ? क्योंकि लग्जरियस प्रोडक्ट का डिमांड घट गया, नेसेसिटी की जरूरत थी बस। तो ये चीज ही बोल रही हूं मैं कि ऐसे डिप्रेशन के सिचुएशन में लग्जरियस प्रोडक्ट क्या होता है, बिल्कुल डिमांड डाउन, बस नेसेसरी आइटम सेल होता है, लेकिन नेसेसरी आइटम का प्रोडक्ट का प्राइस हाई हो जाता है, ठीक है। तो ट्रेड साइकिल इसी को कहते हैं। क्लियर होगी बात? तो ये भी एक रीजन है बिजनेस कॉम्बिनेशन का। नेक्स्ट पॉइंट इज क्या, कट थ्रोट कंपटीशन ना, जैसे मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, बहुत सारे आपके कंपनीज हैं, इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट की कंपनीज आ गई। अब तुम एक नॉर्मल पिज्जा खाने जाते हो ना, तुमको कितना ऑप्शन मिलता है, बहुत सारा। इट्स नॉट अबाउट द पिज्जा हट एंड इट्स नॉट अबाउट द डोमिनोज, बट यू विल गेट पिज्जा इन द नॉर्मल रेस्टोरेंट एज वेल। ट्रू। So in that case, how you are going to make yourself distinct? Either आपका जो स्ट्रैटेजी हो बहुत अच्छा हो, या तो आप किसी दूसरे बड़े कंपनी के साथ मर्ज होके काम करना शुरू करो, उसका मार्केट शेयर का फायदा आपको और आपकी कंपनी का मार्केट शेयर का फायदा उसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स का मतलब ये है कि जितना ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, अब आप एक चीज समझो, मेजॉरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज में मॉडर्नाइजेशन आ चुका है, बड़े बड़े मशीन्स आ चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत कम है, डिजिटलाइजेशन आ चुका है, मार्केट डिजिटल हो चुका है, हर एक पेमेंट करने के लिए वी आर यूजिंग नाउ गूगल पे। ट्रू। अब ये सिचुएशन आया, लेकिन ये सिचुएशन लाने का रीजन क्या है? बड़ी कंपनी जल्दी इन सब चीजों को लॉन्च करती है, सही बात है ना, लेकिन छोटी कंपनीज कभी भी टेक्नोलॉजी को फास्टली अडॉप्ट नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब आपकी कंपनी नए चीजों को अडॉप्ट नहीं कर रही, बड़ी कंपनीज ऑलरेडी नई चीजों को अडॉप्ट कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो चुका है बड़ी बड़ी कंपनीज में, वहां पर वो तो प्रॉफिट में जाएगी ना। आजकल लोगों को जितना आराम मिलेगा उतना आराम के पीछे भागते हैं, जितना बेटर टेक्नोलॉजी उतना बेटर। अभी फोन तक भी लेंगे तो कीपैड नहीं लेंगे, लेंगे हम लोग नहीं लेंगे। तो वी आर बेसिकली एडिक्टेड टुवर्ड द टेक्नोलॉजी, और ऐसे केस में आपकी बड़ी कंपनीज तो सरवाइव करती हैं क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को जल्दी अडॉप्ट कर लेती है, मॉडर्नाइजेशन जल्दी अडॉप्ट करती हैं। छोटी कंपनीज नहीं कर पाती, वो पीछे रहते रहते बिल्कुल ही पीछे चली जाती हैं फिर कंपनीज। अब वैसी कंपनीज जब बड़े कंपनीज के साथ रेस में तो आई ही नहीं ना, क्योंकि पोजीशन ही नहीं है दोनों का मिलने का। तो ऐसे केस में छोटी कंपनीज अगर बड़ी कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी के लिए कंबाइन हो जाए तो भी कोई बुराई नहीं है। बस यही चीज है कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर है कि लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स, आपका लार्ज स्केल ऑपरेशन बड़ी कंपनीज करती हैं, उनके पास अनलिमिटेड फाइनेंशियल ऑप्शन होता है, लेकिन यही ऑप्शन स्मॉल यूनिट के पास नहीं है, लिमिटेड फाइनेंस है, तो दे कैन नॉट एबल टू compete with the bigger ones in the technology, so hence they can realize to need for the business combination. क्लियर हो गई बात? So adoption of modern techniques जो है that is required huge capital investment and the small units could not able to do so, cannot afford, so they are forced to combine themselves for the benefit of modernization. क्लियर हो गई बात सबको? एवरीवन